नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण यानी 131वां संशोधन बिल के गिरने के बाद 33% आरक्षण का रास्ता फिलहाल तो बंद हो गया है। 2/3 बहुमत यानी 326 वोट न मिलने से यह ऐतिहासिक बिल पास नहीं हो सका, क्योंकि पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े जबकि 230 विपक्ष में आए। अब सरकार के पास नया बिल लाने, विपक्षी सहमति बनाने या परिसीमन के बाद इसे लागू करने के विकल्प हैं। लेकिन क्या सत्ता पक्ष इस पर आगे बढ़ेगा? महिला आरक्षण बिल फेल होने के बाद क्या होगी आगे की तस्वीर? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आरक्षण बिल के गिरने के बाद दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनाते हैं। वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर, उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। देखिए, हमारी आशा ये है कि आने वाले चुनाव में वैसे भी 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और हम कह रहे हैं बार बार विधेयक लाइए, दोबारा से लाइए, हम उसको पास करेंगे, पारित करेंगे आपके। हमने बार बार कहा है कि परसीमन से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। We all unanimously passed the 23rd Women Reservation Bill. We are for Women Reservation Bill. Now the government has to act immediately to implement the Women Reservation Bill for 2029 election. Without any delay, they have to act immediately. Their agenda is to link with the Women Reservation, link with the delimitation with the Women Reservation, failed yesterday. विमेन रिजर्वेशन नेवर फेल्ड। ये विपक्ष क्यों जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। विपक्ष तो चाहता है महिलाओं का आरक्षण हो और इसी करंट स्ट्रेंथ पे ही हो। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, इनकी नीति और नियत दिखाता है कि कहीं महिला सशक्तिकरण का वो ही नहीं था। ये था कि हम कैसे भी कर महिला रिजर्वेशन की आड़ में हम सीट्स बढ़ा दें, हम अपने मन से काम कर लें, सीट्स जब बढ़ेगी तभी हम काम करेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा समाजवादी परिवार महिलाओं के सम्मान के साथ है। बीजेपी की राजनीति नहीं चल पाई, कूटनीति नहीं चल पाई, इसलिए इस तरह का बेबुनियादी बात कर रहे हैं। और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। और मेरा ये भी मानना है कांग्रेस का जो एंटी वुमेन है अलायंस है, वो पूरा एक्सपोज हुआ। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। भले राजनीतिक दल के लोग खुशी मनाएं कि मोदी का बिल गिरा दिया, लेकिन देश कभी माफ नहीं करेगा और देश की महिला माफ नहीं करेगी। कल देश के हर नागरिक ने वो नजारा देखा जब देश की महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को विपक्ष ने एकजुट होकर कुचला। जिसने कल मेज थपथपाई, उस एक एक विपक्ष के नेता का चेहरा देश की जनता याद रखेगी। कल देश ने देखा कि वो विपक्ष जो कभी किसी भी सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता, देश के विकास के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता, वो विपक्ष एकजुट सिर्फ इसलिए हुआ
ताकि देश की साधारण औरत को हरा सकें। अगर देश की औरतों को 33% आरक्षण दिया जा रहा है तो क्यों विपक्ष कह रही है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? लोकतंत्र का गला घुटता है जब औरत को अधिकार मिलता है। विपक्ष की ये सोच है। लेकिन कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। अरे महिलाओं का प्रतिकाल जो असम्मान किया राहुल गांधी और विरोधियों ने, देश का माताओं, ये मन में आक्रोश है और ये आक्रोश का कारण कांग्रेस खत्म हो जाएगा। विपक्ष का जो रवैया था, उन्होंने जिस तरह से इस बिल का विरोध किया, वो उनकी मानसिकता दर्शाता है। इस बात को महिलाएं कभी भूलेंगी नहीं। वो लोग चलिए, तो संशोधन विधेयक तो फेल हो गया और ये वाकई में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो सियासी खेल था, फिलहाल इसमें आगे क्या है? देखिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या स्थितियां थी इस बिल को लेकर, क्या कुछ उसमें आया, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर विपक्ष राजी नहीं था। आखिरकार एक लंबी चर्चा, लंबी बहस चली और उसके बाद बिल जो है वो गिरा। अब अगली सवाल जो होता है वो यही होता है कि अब आने वाले सिनेरियो में क्या होगा और कब तक होगा। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है उनका, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक एम इंदौरिया। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की चर्चा हमारे तीनों विश्लेषकों के साथ है, क्योंकि राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल एंगल से पिछले कई दिनों से हम इस चर्चा को बहुत नजदीक से करते आ रहे थे। लेकिन आज आप लोगों की प्रतिक्रिया और आप लोगों का विश्लेषण बड़ा अहम होगा कि अब आने वाले समय में महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या हो सकता है। क्योंकि कुमार राकेश जी भी कनेक्ट नहीं है। संदीप जी, कुमार राकेश जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुमार राकेश जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ ठीक है। चलिए सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। महिला आरक्षण बिल तो गिर गया, आने वाली जो परिदृश्य है वो कैसा देख रहे हैं? आज पूरी चर्चा इसी पे है कि जो एक्सपर्ट है, जो विश्लेषक हैं, वो क्या देखते हैं। क्या आने वाले अगला कोई भी सत्र जो होगा, क्या उसमें दोबारा से इस बिल को पेश किया जाएगा? क्या जो परिसीमन का पॉइंट है उसको हटाकर इसे सरकार आगे बढ़ा सकती है ताकि प्रॉपर 2029 में इसको इंप्लीमेंट कराया जा सके, या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड हुआ है, अभी इसमें कुछ नहीं होगा? क्या देखते हैं आप? मेरे सवाल है। हाँ, कुमार राकेश जी, आप ही से। जी, कल जो भी परिदृश्य पूरे देश ने देखा महिला आरक्षण बिल को लेकर के, उसमें मुझे लगता है कि एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा किया गया है विपक्ष के द्वारा। मैं सरकार के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार ने कहा था परिसीमन का बिल भी लाना है और महिला आरक्षण बिल भी लाना है, लेकिन एक इस बात पे कोई भी विपक्ष के नेता ने क्लियर नहीं किया कि दोनों बिल एक ही है या अलग अलग है, नंबर 1। नंबर 2, जब महिला आरक्षण जो है दिया जाएगा और जो उनको जो 33% सीट है वो 545 से आएगा, उससे ज्यादा आएगा। जो सदन में चर्चा चली लोकसभा में 50% तक की बात हुई, उसमें ओबीसी को शामिल करने की बात हुई, SC/ST की बात हुई। जो नारी शक्ति वंदन विधेयक है उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। और इसमें यदि विपक्ष साथ देता तो सरकार को अपने पॉकेट में कुछ नहीं ले जाती, या संविधान को जिस तरह से पहले मखौल बनाया गया था 2024 के चुनाव में कि संविधान बदल देंगे और संविधान ये हो जाएगा। संविधान तो 1976 में जो उसके साथ कुठाराघात किया गया, शीलहरण किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, पूरा देश जानता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, ना हुआ, ना किसी की औकात है, चाहे भाजपा को, किसी की, कि संविधान को ऐसे बदल दे। 106 संशोधन हो चुके हैं, इनके कार्यकाल में कितना हुआ है और कांग्रेस के कार्यकाल में कितना हुआ, ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन जो मुद्दा है कि जो कल राहुल गांधी ने बोला देखो हमने संविधान को फिर से बचा लिया, ऐसा कुछ था नहीं। मेरा मानना है, जो मैंने देखा, समझा, जानने की कोशिश की, और जो एक नया नैरेटिव देने की बात की जा रही है, उस क्रम में राखी मैं बताऊं आपको कि भाई बंधन विधेयक तो ऑलरेडी एज इट इज है ही, विरोध में कोई नहीं बोल रहे, सब कह रहे समर्थन में, लेकिन कह रहे साजिश है। साजिश क्या है
कोई नहीं बता रहा है। आखिर ऐसा क्या कंफ्यूजन है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देश में भूचाल आ जाएगा, देश बदल जाएगा, देश पर साजिश क्या की जा रही है भाई? भाई 33% जो है 2023 में सभी दलों ने समझौता करके आपस में एक सम्मेश्वर में उसको पास किया गया। एक परिसीमन का जो विधेयक की बात है, जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन ने उसको कांग्रेस के कार्यकाल में ही किया था, उसको कब लागू किया जाना है कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। तो परिसीमन वाला जो विधेयक है वो तो अलग है ही, 545 सीट आबादी के आधार पे होना नहीं है। उसके पहले भी वर्गीकरण हो चुका है संसदीय क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का, वो चल ही रहा है, उसमें कहीं कोई नहीं है। अब इसमें सीटों को लेकर के जो एक कंफ्यूजन है, कितने बढ़ा देंगे कितने घटा देंगे, उसमें आपस में सरकार से वार्ता हो सकती थी। यदि सरकार के पक्ष में गलती है तो सरकार जिम्मेदार है उस कम्युनिकेट करने में, यदि नहीं है तो ये बाद में किंतु परंतु अगर मगर की जो बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष वाले, उसको देखने की बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप उसको समर्थन करते, शर्त के साथ करते कि नहीं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बोला अमित शाह ने हाउस में कि आपको क्या 50% चाहिए हर एक क्षेत्र में, अभी आप तैयार रहिए, 1 घंटे में तैयार कराते हैं, आप पारित कीजिए, उसमें भी तैयार नहीं हो गए। सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो अखिलेश यादव जी का था कि बीजेपी यदि ये लिख के दे दे कागज पे कि महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भरोसा नहीं करेंगे। तो भाई बात ही बस्ती खत्म हो गई। जब भरोसा नहीं है तो क्या कानून, क्या किताब, क्या रिजर्वेशन, उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। अब फिर कहते हैं मैं समर्थन में भी हूँ, सरकार आपके तरफ हर तरफ तैयार है, आप उसमें कहीं से तैयार नहीं है, चितवी मेरी पटवी मेरी। तो ऐसे तो राजनीति नहीं हो सकती, देश का नहीं चल सकता, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, संदीप जी क्या लगता है आपको आने वाले समय में जो सत्र होगा, क्या इस आरक्षण बिल पर, महिला आरक्षण बिल पर दोबारा से चर्चा हो सकती है? क्या परिसीमन का पॉइंट हटाकर इस पर सरकार आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये बहुत मूल प्रश्न है। अभी तक तो यही चर्चाएं हो रही थी कि कहाँ कमी है, क्या परेशानी है, क्यों पॉइंट है। अब सब कुछ कल हम देख चुके हैं, तो आने वाली तस्वीर आप लोग क्योंकि उसके एक विश्लेषक हैं, क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, ये एक बड़ा मुद्दा है और अब बन गया है बड़ा मुद्दा, क्योंकि आधी आबादी की बात है और आधी आबादी को ये बात समझाना जरूरी है कि क्या इस तरीके से आप सशक्त हो सकती हैं या इस मंशा के पीछे कोई और चीज छुपी हुई है। वो मंशा समझने की जरूरत है। आप ये देखिए, एक महिला को आपके महाराष्ट्र में महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसका राखी जी उस पोस्ट उसका मतलब समझती है, बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है, उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आ जाती है। और उस महिला का खुद कितना दुरुपयोग हो जाता है, जब तक एक पुरुष रिकमेंड करेगा कि इस महिला को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दो, एक पुरुष रिकमेंड करेगा कि कंगना रनौत को मंडी से चुनाव लड़ा दो, एक पुरुष डिसाइड करेगा स्मृति ईरानी को हारने के बाद प्रधान कैबिनेट में मंत्री बना दो, इस तरीके से कभी भी कोई महिला सशक्त नहीं हो सकती। राखी जी, कोई महिला सशक्त कैसे होगी? कोई महिला सशक्त ऐसे होगी जैसे मायावती जी ने अपनी पार्टी चलाई, उन्होंने पुरुषों को भी टिकट दिए, उन्होंने पुरुषों को जिसको चाह हटाया, जिसको चाह रखा, वो सशक्त महिला है। आपने जयललिता का कार्यकाल देखा होगा, जयललिता सशक्त महिला है। ममता बनर्जी को आपने देखा हो, ममता बनर्जी किसी को चाहे टिकट काट सकती है, किसी को चाहे टिकट दे सकती है, ममता बनर्जी को सशक्त महिला। अगर कहीं भी किसी भी पोस्ट पे आपको ये लगता है कि 100 महिलाओं को खड़ा कर दिया एक व्यक्ति ने, तो इसका मतलब आप ये देखिए, बापू आसाराम से हजारों महिलाएं जुड़ी रही, क्या वो सशक्त हो सकती हैं? राम रहीम से हजारों महिलाएं जुड़ी रही, क्या वो सशक्त हो सकती हैं? चिन्मयानंद के यहाँ बहुत सारी महिलाएं पढ़ती रही, क्या वो सशक्त हो सकती हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कितने सशक्त महिलाओं ने कितने बड़े आरोप लगाए। तो हमें मानसिकता समझने की जरूरत है कि आखिर हकीकत क्या है, कैसे महिलाएं सशक्त होंगी। हाँ, महिलाएं सशक्त हो सकती हैं जिस तरीके से मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें महिलाओं की चिंता है। वो जो बीजेपी संगठन है, बीजेपी संगठन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक महिला को बना देते, वो महिला डिसीजन लेती भाई किसको टिकट देना है और मुझे 50% महिलाओं को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर कोई पार्टी हकीकत में ये चाहती है कि भाई मुझे महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो राखी जी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें ना कांग्रेस से लड़ना, ना समाजवादी पार्टी से लड़ना, ना महबूबा मुफ्ती से लड़ना, ना अब्दुल्ला से लड़ना, ना किसी दूसरे पार्टी से लड़ना। वो अपनी पार्टी में खुद इतना अधिकार रखते हैं
कि भाई हम तो 543 सीट पे अपने सांसद लड़ाते हैं, हम तो 543 में 250 सीटों पर लड़ाएंगे अपनी महिलाओं को। ये पार्टी का अपना इंडिविजुअल मामला है। लेकिन आज जिस तरीके से लोकसभा में भेजने की बात है, ये कानून बनाने की बात है, तो सभी राजनीतिक दलों ने, राखी जी, एक बात कही कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। इसकी शुरुआत राजीव गांधी के समय में हो चुकी थी। अब हमें ये देखना है कि सरकार की मंशा, आखिर जो सवाल उठता है वो सरकार की मंशा पर उठता है, वो मोदी जी के कार्यकलापों पर उठता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। और इससे एक पता चलता है, ये विपक्ष ने नहीं गिराया है बिल के भाई विपक्ष की वजह से महिला जो विधेयक था ये पास नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर दिखाता है, सरकार की मेजोरिटी के ऊपर सवाल खड़ा करता है। जो सरकार बनी है गठबंधन की, जो उसके दलों ने उसे सहयोग दे करके सरकार बनाई है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी और क्या कमजोरी सरकार की रही कि वो विधेयक पास नहीं करा पाई? क्या उसके सहयोगी इस मामले में उसके साथ नहीं है? तो कई चीजें हैं राखी जी जो निकलकर उसके सामने आती है। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष को हम घेर सकते हैं, विपक्ष के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। विपक्ष क्यों मोदी जी के साथ चलेगा? फिर तो विपक्ष ही बना देता, उन्हें किसी के गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी, सहयोग की जरूरत नहीं। सब लोग, भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी कैबिनेट में मंत्री बना लो, मोदी जी सब काम कर लो। तो ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष नाम की एक चीज है। ठीक है, वापस आऊंगी। आलोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी आलोक जी, आपका क्या मत है इस पूरे विषय पर? और एक छोटा सा सवाल थोड़ा सा ऐड करूंगी अभी, क्योंकि संदीप जी ने भी बोला और पिछले कई दिनों से मैं कंटिन्यू इसी चर्चा में हूं महिला आरक्षण को लेके। तो एक बात बार बार आई है उठकर, और वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को बनाए, जिम्मेदारियां महिलाओं को ज्यादा दे, ताकि वो चूज करने की ताकत रखें, है ना? और उसके बाद फिर महिला आरक्षण या महिला सम्मान की बात करें। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, ये विशुद्ध राजनीतिक विषय है और ये बहुत अच्छी बात है अगर किसी बड़ी पार्टी का, किसी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष महिला होती है तो वो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन अहम सवाल फिर वही आता है कि क्या पुरुष सत्तात्मक समाज महिलाओं को नेतृत्व करने देगा? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार के जो संशोधन है ये तकरीबन पिछले 30 साल में 7 या 8 बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक मूर्त रूप नहीं ले पाए हैं। इसकी वजह क्या है? क्या है इसकी वजह? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी कोई दिक्कतें हैं कि पुरुष सत्तात्मक जो समाज है वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। अब ये अनायास हो रहा है या जानबूझकर हो रहा है, ये एक अलग विषय हो सकता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि मोदी जी ने इसी संसद में कई ऐसे बिल पारित किए जिनमें से बाद में कुछ उन्होंने वापस भी लिए। जब वो बिल पारित हो सकते थे तो ये बिल पारित क्यों नहीं हुआ? ये सोचने की बात है। क्या मोदी जी को पता नहीं था या अमित शाह जी को पता नहीं था? उन्हें मालूम था कि यह बिल पास नहीं होगा, उसके बाद भी यह बिल लाया गया। चलो हम मान लेते हैं कि इससे एक अवेयरनेस आएगी, महिलाएं कम से कम जागरूक होंगी। लेकिन इस बिल का इस तरीके से गिर जाना इस देश की उन 50% महिलाओं का एक तरीके से स्वप्नों का अंत हो गया, जो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर स्थापित हो सकती थी। अब हम इन्हें क्यों स्थापित नहीं होने देना चाह रहे? इस देश में 41% महिलाएं नॉन स्किल क्षेत्र में काम करती हैं, तकरीबन 27% महिलाएं स्किल क्षेत्र में काम करती हैं। और अगर हमें अपनी जीडीपी मेंटेन करना है तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 55% महिलाओं को काम करना होगा, कामकाजी होना होगा। जब इतनी सारी चीजें हैं तो हम इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? चलिए, एक बात सही है कि बिल का विरोध हो गया, बिल गिर गया। राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर क्यों नहीं देते भाई? वो अपने अपने स्तर पर भी तो 33% आरक्षण दे सकते हैं। ये शुरुआत राजनीतिक दल स्वयं क्यों नहीं करते? पिछले बार के इलेक्शन में बीजेपी ने 16% महिलाओं को टिकट दिया तो कांग्रेस ने 13% महिलाओं को टिकट दिया। भाई ये 33% क्यों नहीं हो सकता? और कल ही विजय लक्ष्मी साधो एक पूर्व मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया है भोपाल में कि दिग्विजय सिंह के मंत्रियों में जो है महिला आरक्षण को लेकर एक तरीके से ऐतराज था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करता है कि पुरुष सत्तात्मक समाज महिलाओं को आगे बढ़ने में उसे कहीं ना कहीं कष्ट है। राखी जी, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा सवाल सर, क्या आने वाले सत्र में या कुछ समय बाद क्या इस पर दोबारा चर्चा हो सकती है? क्या एक
संशोधित रूप से प्रियंका गांधी ने आज भी कहा है, आप इसको दोबारा से लाइए, जो चीजें चाह रहे हैं उस पर काम करिए और हम बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे। तो आपको लगता है सरकार इस पर दोबारा आगे बढ़ेगी? राखी जी, राजनीति में हर चीज राजनीतिक दृष्टिकोण से ही की जाती है। इस बिल के फेलवर होने से आप माने या न माने, और मेरा ऐसा आकलन है कि टोटल राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है, क्योंकि सारा देश इसको देख रहा था। पिछले 4 दिन से अखबारों में 2-2, 3-3 पेज के विज्ञापन महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रहे थे और मीडिया के कारण महिलाएं इसको देख रही थी, इस ओर अट्रैक्टेड थी। मैं मानता हूं कि 100% नहीं तो कम से कम 50 से 60% महिलाएं इस देश की इस चीज के प्रति जागरूक थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब ये नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य दल को इसका कोई फायदा होगा। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि इस बिल का कोई संशोधन रूप लेके सामने आएगी, क्योंकि जिस रूप में ये हुआ है वो इसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाएगी। अब ये तय मानना, मैं आज बोल रहा हूँ, उनका इतना बड़ा नेटवर्क है ग्रास रूट लेवल तक, इतना बड़ा नेटवर्क अन्य किसी पार्टी का नहीं है। वो इसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाएगी कि आपको हम आरक्षण दे रहे थे, आपके सशक्तिकरण का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं होने दिया। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्षी दल के किसी भी बात को अब ये लोग मानेंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये बिल गिरेगा और ये बिल गिरा। इसका राजनीतिक मायने है, इसके राजनीतिक माइलेज अब बीजेपी लेगी, राखी जी 100% लेगी। आगामी कुछ दिनों में आपको दिख भी जाएगा। ठीक है। संदीप जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी है, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। लगातार ये बात आ रही थी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु की हम बात कर लें, देखिए साउथ में तो बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा ही चीजें बहुत अलग हो गई थी, नंबर ऑफ सीट्स को भी समझे। लेकिन क्या ये जो आई है बात, या ये बिल गिर गया है, या जैसा कि आलोक जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएगा, क्योंकि परसेप्शन तो वैसा ही बन गया ना कि विरोधी है विपक्ष महिला सशक्तिकरण के, महिला उसके, तो क्या इसका जो अपकमिंग इलेक्शन है उसमें प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का वाकई बंगाल में या तमिलनाडु में जिस तरीके से बात करें गेन करेगी? देखिए राखी जी, मैं नहीं मानता कि इसका किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट बीजेपी को जा सकता है। और ये बिल गिरा क्यों, हमें ये समझना पड़ेगा। ये बिल इसलिए गिर गया, जो मैंने आपको बताया कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष लोग प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं, पुरुष ही टॉप लेवल पे अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो महिलाओं को टिकट देते हैं। महिलाओं को टिकट कैसे मिलता है? बीजेपी के बड़े नेता, सांसद रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी 4 दिन पहले बताया। उन्होंने ये बताया कि 4 तो ऐसी महिलाओं को मैं जानता हूं जिनको बिस्तर पर जाने के बाद टिकट दिया गया, एक को मंत्री भी बनाया गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं इसलिए कहता हूं, जब तक टिकट देने वाला व्यक्ति पुरुष रहेगा तब तक महिला का शोषण होता रहेगा। और आप ये मान लिए, आपने अगर 270 और महिला नहीं जोड़ी टिकट की लाइन में तो उनकी इज्जत आपने बचा ली। आप बिल्कुल करिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। लेकिन पहले मुझे ये बताइए, जो मनोहर लाल धाकड़ हाईवे पर कर रहा था उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लेकर के आपने प्रोटेक्ट करने का काम महिलाओं को किया? जो अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड में हुआ, क्या आपने कोई देश में एक ऐसा मैसेज दिया कि अब महिलाएं सशक्त हो जाएंगी और वो सम्मानित रहेंगी और उनको टिकट दिया जा सकता है? जो अभी 100 से ज्यादा बीजेपी महिलाओं के साथ अशोक खरात ने महाराष्ट्र में किया, क्या आपने केंद्र ने या राज्य ने कोई ऐसी चीज बना करके मिसाल पेश की जिसपे हमने डिबेट किया? क्या अब महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, मौका दिया जा सकता है, वो सुरक्षित हो सकती हैं? क्या कुलदीप सेंगर ने जिस तरीके से रेप किया और उसके माँ बहनों को सबको एक कार एक्सीडेंट में खत्म करवा दिया, क्या हमने उत्तर प्रदेश से कोई एक ऐसा मैसेज देने का काम किया कि अब इनको विधायक और सांसद बनाइए, अब ये सेफ रह सकती हैं? और विधायक और सांसद भी बनाई है, कंगना रनौत विधायक और सांसद बनाई है, टिकट मिला हिमाचल के मंडी से। तो राखी जी, आप और हम सब जानते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि जब मैं फिल्मों में आई, काम देने के नाम पर शोषण हुआ। फिर वो कौन सा पंचोली, आदित्य पंचोली ने किस तरीके से उनको रखा, उनके साथ शोषण हुआ। ऋतिक रोशन ने उनका किस तरीके से शोषण किया, कई डायरेक्टरों पर उन्होंने। अब मुझे ये बताइए कि वो सांसद भी बन गई है, देश के सर्वोच्च सदन में वो मौजूद है, क्या उनको न्याय मिला जिन्होंने उनके साथ गलत किया? क्या प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, महिला भी किसी ने उनको अरेस्ट कराया, जेल में डाला? कहीं किसी कोर्ट में आपने देखा? तो जब तक आप वो माहौल नहीं देंगे, फिर तो आप महिलाओं का शोषण करने के लिए लाइन लगा रहे हैं कि आइए आप भी टिकट लीजिए, आइए आप भी टिकट लीजिए, उनका शोषण करते जाइए, उनको टिकट देते जाइए। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, कुमार राकेश जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। नहीं, क्या जानना चाहती हैं? ओवर एक कंक्लूजन क्या करें आगे, कैसे देखें आपके नजरिए से?
मेरे नजर में है कि सरकार लाएगी नहीं लाएगी, उनके पास ऑप्शन ओपन है, लेकिन जब तक विपक्ष अपनी रवैया को नहीं सुधारेगा। संदीप जी ने एक लंबी लिस्ट दे दी, और एक भारत में कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी के अध्यक्ष महिला रही, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ। आलोक जी ने एक डाटा दिया कि 13% और 16% बीजेपी ने टिकट दिया, 13% दिया, 6% 8% लोगों को टिकट मिले हैं, और लंबी सूची है। उस पर हम जाएंगे तो उसमें जाना नहीं चाहते, तो मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, हम फैक्ट पे बात कर रहा हूं। तो उन्होंने एक लंबी सूची दे दी 5-7 साल का, 60 साल का सूची निकालेंगे तो बेचारी कांग्रेस जो है बेचारी रह जाएगी। जबकि हाँ, सोनिया जी अध्यक्ष बनी, जब तक चाहिए तब अध्यक्ष रही, स्वास्थ्य के कारणों से अब नहीं बन पाई हैं। उसके बाद भी पार्टी का क्या हाल है वो अलग बात। मामला मुद्दा क्या है, मामला विचारों का है। और पहली बार बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग में जो बनाया गया था उसमें ऑप्शन नहीं था कि पुरुष भी मेंबर बन सकते हैं। इस सरकार ने, शायद पता है कि नहीं किसी को, राष्ट्रीय महिला आयोग में और हर महिला आयोग में पुरुषों को भी स्थान दिया है। कि बीच में बात होने लगी थी जो वुमेन लीव को लेकर के, लिव इन रिलेशन को लेकर के जिस तरह से दुरुपयोग होने लगा था कानूनों का, तो अभी जो सरकार का रवैया है वो देखेंगे कि 29 में होगा नहीं होगा। ये आलोक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ग्रास रूट तक वो ले जाएंगे, मुद्दा बनाएंगे। भाजपा का जो तेवर है पुराना, सरकार रहते हुए भी विपक्ष में अच्छा रोल निभाती है। और जहां तक बात है इसकी मशीनरीज की, प्रक्रिया की, ऑप्शंस तो ऑलवेज ओपन, राजनीति में कुछ भी बंद नहीं होता। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उसका फायदा मुझे लगता है गाहे बगाहे, जाने अनजाने, और विपक्ष के जो रवैया है, मैंने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट बताया, उससे ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता, उसमें सभी लोग शामिल है। हाँ, एक स्टेटमेंट जो आपने बोला प्रियंका गांधी का, मैं उसको करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद ही यदि इसको रखेंगे तभी हम समर्थन करेंगे। इस बट हो गया ना, जातीय जनगणना को लेकर 50 तरह के मतभेद हैं, तो ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाला मामला है, इसलिए इसको ई बट करके उलझा दो। लेकिन हाँ, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे से कुर्सी दिया खींच लिया, तो वो वाली बात है। मामला विचारों का है, भावनाओं का है, और वास्तव में एक राजनीतिक कहिए कि एक कूटनीति कह लीजिए उनको, या ठीक है सर, मैं रोकूंगी। आज थोड़े से समय के लिए हम सब चर्चा में थे, तो फिलहाल समय बहुत हो गया है, मुझे रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आरक्षण की बात है और इतनी जल्दी ये मसला ना तो कोई भूलेगा, और इस पर क्या हो सकता है एक बात तो निकल के आई है। फिलहाल तो दूर दूर तक कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं दिखती है कि सरकार जो है वो इस पर आगे बढ़ेगी या कोई संशोधन करके लाएगी, समय लगेगा। और इसके दूसरे जो पहलू है महिला सशक्तिकरण को लेकर, उस पर भी सबकी अलग अलग राय है। तो देखिए कितना इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय में होता है, और क्या वाकई जल्द से जल्द कुछ देखने को मिलेगा, या फिर ये समझ लीजिए कि बहुत लंबे समय बाद ही अब इस पर दोबारा कभी चर्चा होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।